नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइजनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत जो है जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर आइजनबर्ग, इन्होंने 1927 में वर्नर आइजनबर्ग ने इस प्रिंसिपल को दिया था। इनका कहना क्या था? आइजनबर्ग का कहना है कि इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जैसे अन्य अत्यंत छोटे पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम, स्थिति और संवेग का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। इनका कहना है, आइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर वेरी स्मॉल पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। इनका कहना है एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर वेरी स्मॉल पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। अर्थात यदि हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का सही डिटर्मिनेशन करते हैं, एग्जैक्ट निर्धारण करते हैं, देन उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी। और यदि हम मोमेंटम का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करते हैं तब उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। यानी एक को प्रिसाइज करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी, और दूसरे को प्रिसाइज करेंगे तो पहले में अनसर्टेनिटी। दोनों का प्रिसाइज डिटर्मिनेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि अनसर्टेनिटी ये कहाँ से आती है? किसी भी छोटे पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम के निर्धारण में जो अनसर्टेनिटी है वो कहाँ से आती है, कब आती है, क्या हम इसे दूर कर सकते हैं, कितनी ये होती है, इस पे चर्चा होनी है। तो देखिए, अगर हम जो है देखें, जो अनसर्टेनिटी है किसी भी पार्टिकल या हम कहें बहुत ही छोटे पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ हम करेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो कहाँ से आती है? देखिए, अनसर्टेनिटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वेव का। वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन जैसी परिघटना को, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को वेव नेचर से ही हमें यह मिलता है। अगर किसी पार्टिकल में वेव नेचर आ जाए तो वह डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन जैसी प्रॉपर्टी वह प्रदर्शित करेगा। फिर से ध्यान दें, विवर्तन की परिघटना, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो हमें वेव के में मिलता है। वेव्स का यानी तरंगों का अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। और जब किसी पार्टिकल में तरंग का कैरेक्टर आ जाएगा, जब किसी पार्टिकल में वेव का कैरेक्टर जैसे ही आपने उसमें कंसीडर किया, किसी भी मूविंग पार्टिकल, गतिशील पार्टिकल में जैसे ही आप वेव के कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे वैसे ही उसमें क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना वो प्रदर्शित करने लगेगा, विवर्तन जैसी परिघटना वह प्रदर्शित करेगा। और डिफ्रैक्शन के कारण ही किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता आती है। तो देखिए, इस प्रकार हम कहें अनसर्टेनिटी जो है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अंतर्निहित गुण है। अनसर्टेनिटी जो है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, inherent property in wave like system, and it arises in quantum mechanics simply due to wave matter nature of all quantum object। देखिए, जितने पार्टिकल हैं या जो क्वांटम ऑब्जेक्ट हैं उनमें जैसे ही वेव कैरेक्टर आता है, अर्थात पार्टिकल में वेव कैरेक्टर जैसे अपीयर हुआ, वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअल नेचर जैसे ही आया, क्वांटम ऑब्जेक्ट में जैसे ही तरंग का स्वभाव आया वैसे ही वहां पर यह अनसर्टेनिटी अपीयर हो जाती है।
अनिश्चितता अपने आप आ जाती है। जैसे हम कह लें कि झूठ बोलना या गलती करना, मिस्टेक, एरर, ये मानव स्वभाव है। यदि आप मानवीय प्राणी हैं तो मिस्टेक आपसे, गलती आपसे होना तय है। तो गलती मानवीय स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, मानव का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मानव अगर आप हैं तो गलती आप करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी क्वांटम ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल लाइक मैटर में वेव का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, तब वहां पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जानी है, क्योंकि वेव पार्टिकल डुअलिटी का इनहेरेंट कैरेक्टर है क्या? अनसर्टेनिटी। ठीक है। अब देखिए, सपोज कर लें हमारे पास कोई पार्टिकल है, अनसर्टेनिटी कितनी होगी, कहां होगी? सपोज कर लें हमारे पास एक ये पार्टिकल है और इसको हम जो है देखना चाह रहे हैं। ये हमारे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सपोज कर लें ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम देखना चाहें तो हम क्या करेंगे? इस पार्टिकल पर विकिरण ऊर्जा डालेंगे यानी प्रकाश डालेंगे और वह प्रकाश तरंग इस पार्टिकल पे आएगा, इससे टकरा करके फिर हमारी आंख पर पड़ेगा। तो जब वह तरंग विकिरण ऊर्जा यहां पर इस वस्तु पर टकरा करके हमारी आंख पर पड़ेगा, तब हमें यह वस्तु दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। तो सपोज कर लें कि जो तरंग आप इस पर डाल रहे हैं, जो प्रकाश तरंग डाल रहे हैं, वो इस प्रकार से क्रेस्ट और ट्रो के रूप में आ रहा है। ठीक है, जो प्रकाश और इस पे टकराएगा तभी हमें यह दिखेगा। तो अगर हम इस प्रकाश तरंग का आयाम तरंग दैर्घ्य देखें तो इतनी दूरी ये λ/2 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होता है? लैम्डा, ये तरंग दैर्घ्य है और ये दूरी λ/2 होता है। अब यदि वस्तु यहां से यहां यानी λ/2 से छोटा डायमीटर है इस वस्तु का, तो डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण यह वस्तु यहां से यहां तक किस जगह पे है, इसकी जानकारी हमें नहीं हो सकती है। तो इस पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी Δx यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना होगा? λ/2 के। जैसे हम कहें कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर ये पता हो कि इस रूम में आप हैं, लेकिन यदि कमरा चारों तरफ से बंद है, कमरे के अंदर देखना संभव नहीं है, तो जितना डायमीटर, जो पैरामीटर कमरे का है, जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरे की है, उतनी आपकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। आप रूम के अंदर इस कोने में बैठे हैं कि इस कोने में हैं कि बीच में हैं कि छत पे लटके हैं, दीवार पे चिपके हैं, जितना बड़ा रूम है उतनी आपकी स्थिति में अनिश्चितता है। तो कमरा बंद होना, यहाँ डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण यहां से यहां तक ये इतने बड़े स्पेस में कहां पर ये इलेक्ट्रॉन है ये जानना पॉसिबल नहीं होता। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो λ/2 के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो गई? λ/2 के। आगे देखिए, यदि जो है हम जो है चाहें कि हम इसकी पोजीशन को प्रिसाइजली देख लें, पोजीशन में अनसर्टेनिटी ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रकाश आप यूज कर रहे हैं इसको देखने के लिए, उसका λ/2 लगभग इस पार्टिकल के डायमीटर के बराबर ही हो। तो देखिए, ये यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, यही λ/2 के बराबर है, λ/2 के बराबर, और पार्टिकल का डायमीटर भी लगभग इसी के बराबर है। अब पोजीशन की अनसर्टेनिटी, जैसे आप जितनी आपकी लंबाई चौड़ाई उतनी ऊंचाई जितनी बड़ी है, उतना बड़ा रूम आप बना लीजिए और उसी रूम में बैठ जाइए, तो आपकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी समाप्त हो गई, क्योंकि आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। रूम की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है आपकी बॉडी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के ही बराबर है। जब λ/2 के लगभग बराबर ही इस पार्टिकल का डायमीटर है, तो अब पोजीशन की अनसर्टेनिटी समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई। लेकिन अब होता क्या है, किसी भी पार्टिकल में या किसी भी विकिरण में जो फोटॉन है, फोटॉन का संवेग, मोमेंटम, फोटॉन का जो मोमेंटम है ये कितना होता है? ये होता है
ये h अपान लैम्डा, मॉड h अपान लैम्डा। मॉड वैल्यू इसलिए कि ये पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो h अपान लैम्डा के बराबर होता है। तो जब हमने वेवलेंथ को बहुत छोटा कर दिया तो ये लैम्डा जब बहुत छोटा हो गया तो जो मोमेंटम है फोटॉन का वो बहुत बढ़ गया। तो जब हमने पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम किया तो फोटॉन का मोमेंटम बढ़ गया। जब फोटॉन का मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया तो हाई मोमेंटम का फोटॉन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा और इसका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यदि हमने पोजीशन को प्रिसाइजली डिटरमाइन किया तो इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब फोटॉन टकराएगा हाई संवेग उच्च संवेग का फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगा, तो इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। अब यदि हम चाहे मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करें, इसका संवेग घटाएं तो लैम्डा बढ़ाना पड़ेगा, तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो यदि हम पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो मोमेंटम का, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम कहें कि दोनों अनसर्टेनिटीज को एक साथ दूर करना संभव नहीं है। अब देखिए वही बात यहां पर कही गई है अगले पॉइंट में। सपोज कर लें कि अगर हमें जो है किसी पार्टिकल को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोटॉन ले यानी विकिरण ऊर्जा ले, रेडिएंट एनर्जी ले, प्रकाश ऊर्जा ले, प्रकाश विकिरण ले, और उस पार्टिकल पर वह प्रकाश यानी वह विकिरण जाके टकराए और टकरा के हमारी आंख पर आए, तभी हमें वो पार्टिकल दिखेगा। तो देखिए यहां पर सपोज अ टाइनी पार्टिकल इज एट रेस्ट। हम ऐसा मान लें कि एक छोटा सा पार्टिकल है जो विरामावस्था में रेस्ट पर है, रुका हुआ है। टू सी द पार्टिकल वी मस्ट हिट द पार्टिकल विथ फोटॉन। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पार्टिकल को देखना चाह रहे हैं तो एक फोटॉन उस पर टकराए और टकरा करके फिर स्कैटर होकर के हमारी आंख तक आए, तभी हमें वह पार्टिकल दिखेगा। ठीक है ना। इफ लाइट हैज अ वेवलेंथ लैम्डा, यदि जो फोटॉन, जिस प्रकाश का फोटॉन हम यूज कर रहे हैं, जो प्रकाश हम यूज कर रहे हैं उस पार्टिकल को देखने के लिए, उसका वेवलेंथ लैम्डा के बराबर हो, तब ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, वेव की किस प्रॉपर्टी के कारण, क्वेश्चन बनता है कि तरंग के किस स्वभाव के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति में या किसी भी पार्टिकल की स्थिति में पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलती है। तो वेव के, तरंग के किस फिनोमेना, डिफ्रैक्शन, तरंग के डिफ्रैक्शन जैसी परिघटना के कारण हमें अनसर्टेनिटी मिलती है। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन के कारण वी कैन एक्सपेक्ट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ डिस्टेंस शॉर्टर देन लैम्डा अपॉन 2। ठीक है। If the light has a wavelength lambda, then due to diffraction we cannot expect to determine, डिफ्रैक्शन की वजह से लैम्डा अपॉन 2 से छोटी अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पोजीशन को हम सही से डिटरमाइन करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी लैम्डा अपॉन 2। तो हमने बताया कि जिस प्रकाश को हम यूज कर रहे हैं, सपोज कर लें कि हमने एक प्रकाश यूज किया, किस प्रकाश को यूज किया, अगर किसी पार्टिकल को, ये पार्टिकल है और इसको देखने के लिए हमने प्रकाश यूज किया, और प्रकाश जो इस पे डाल रहे हैं उसका वेवलेंथ के आधे से छोटा इसका डायमीटर है, तब डिफ्रैक्शन के कारण इसकी स्थिति में लैम्डा अपॉन 2 के बराबर अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है। अगला, यदि जो है और उस फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा, यदि फोटॉन का वेवलेंथ लैम्डा है देन उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कितना होगा, मॉड h अपॉन लैम्डा के, h अपॉन लैम्डा के बराबर उसमें, अच्छा सॉरी शायद मैंने अभी, ठीक है, h अपॉन लैम्डा।
ठीक है, तो h अपान लैम्डा के बराबर जो है उसका मोमेंटम होगा, और जब इस मोमेंटम का इस संवेग का फोटॉन कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। इस प्रकार से उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी h अपान लैम्डा के बराबर होगा। अब अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी लैम्डा अपान 2 और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी h अपान लैम्डा के बराबर है, दोनों अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट लैम्डा अपान 2 और h अपान लैम्डा ये देखेंगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, h अपान 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फोटॉन के मोमेंटम और उसके पोजीशन की अनसर्टेनिटी h अपान 2 के बराबर है। लेकिन जब हाइजेनबर्ग ने एक्यूरेट डिटर्मिनेशन किया, इन दोनों अनसर्टेनिटीज का ये प्रोडक्ट है, दोनों अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई किया तो h अपान 2 आया। बट एक्यूरेट मेजरमेंट जब किया गया दोनों अनसर्टेनिटीज के प्रोडक्ट का किसके द्वारा, हाइजेनबर्ग द्वारा, तो ये पाया गया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ये इक्वल टू या ग्रेटर देन h अपान 4 पाई। हाइजेनबर्ग द्वारा जब एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन किया गया पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटीज के प्रोडक्ट का, तो ये कितना पाया गया, ये जिसे हम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कहते हैं, यह h अपान 4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा ही पाया गया, जहां डेल्टा x इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, ऐसे तो हमने इतना निकाला, बट हाइजेनबर्ग द्वारा जब एक्यूरेट मेजरमेंट किया गया अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का तो इतना। कारण क्या है, फोटॉन का संवेग इतना है, अब वो टकराता है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, तो मिनिमम जितना करेगा उसके आधार पर, और मिनिमम जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में जो चेंज है वो इतना है या फिर इससे ज्यादा ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये सब पॉइंट आगे के सब पूछे जाते हैं। यदि पोजीशन की अनसर्टेनिटी जीरो कर दिया जाए, यदि पोजीशन की अनसर्टेनिटी जीरो हो जाए तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, और यदि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जीरो कर दिया जाए तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यानी दोनों का प्रोडक्ट h अपान 4 पाई या उससे ग्रेटर होना है। यदि एक को जीरो करेंगे तो अगला इन्फिनिटी, इसको जीरो करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम इक्वल टू होता है p इक्वल टू m इंटू वी के, डेल्टा p इक्वल टू हो जाएगा m डेल्टा v के। तो आप जो है डेल्टा x डेल्टा p की जगह m डेल्टा v रख दीजिए, ये ग्रेटर या इक्वल टू h अपान 4 पाई के, m को इधर कर दीजिए, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू या ग्रेटर देन h अपान 4 पाई m के। ठीक है, एक को आप प्रिसाइजली डिटरमाइन करेंगे तो दूसरे की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इसको प्रिसाइजली डिटरमाइन करेंगे तो इसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, दोनों अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट h अपान 4 पाई m के बराबर या उससे अधिक होगा। यहाँ पे डेल्टा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब देखिए ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यह केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही अप्लाई होता है, यानी ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका डायमीटर प्रकाश की वेवलेंथ के आधे से भी छोटा होता है। जब पार्टिकल का डायमीटर जो है d ये लेस देन लैम्डा अपान 2 होगा तभी हमें अनसर्टेनिटी मिलती है। अर्थात यह प्रिंसिपल उन पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है जिनको हम नेकेड आंख से देख नहीं सकते, अप्लाई टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, उनके लिए इस प्रिंसिपल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका डायमीटर जो है वो लैम्डा अपान 2 से बड़ा होता है, उनके पोजीशन में कोई अनसर्टेनिटी हमें नहीं मिलती है। डिफ्रैक्शन की वजह से वेव पार्टिकल डुअलिटी के कारण हमें वहीं पर अनसर्टेनिटी मिलती है जिसमें पार्टिकल का साइज जो है लैम्डा, पार्टिकल का डायमीटर लैम्डा अपान 2 से भी छोटा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
यह अनसर्टेनिटी क्यों होती है? एक ये न तो पर्सनल एरर के कारण होती है, न तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण होती है, ये ड्यू टू इनडिटर्मिनेंसी इन मेजरमेंट होता है। इसे हम कभी दूर नहीं कर सकते, कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। तो जो इलेक्ट्रॉन या अन्य बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, उसको हम किसी भी तरीके से दूर नहीं कर सकते हैं, इसको दूर करना पॉसिबल नहीं होता है। अगला देखा जाए, यह यूनिवर्सल लॉ है, यानी सार्वभौमिक नियम है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है और कैनोनिकली नियमबद्ध तरीके से जुड़ी किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये वैध है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो अगला पॉइंट, दिस इज यूनिवर्सल लॉ विद नो एक्सेप्शन। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और ये वैलिड है किसी भी दो कैनोनिकली रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इट इज वैलिड विद, देखिए, एंड अप्लीकेबल टू ऑल द कैनोनिकली रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटी, जो भी कह लें, ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं पे ये गलत साबित नहीं होता है। अगला देखिए, जैसे हमने कहा किसी भी कैनोनिकली रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के लिए नियमबद्ध तर्क संगत तरीके से जुड़ी भौतिक राशियों के लिए सही होता है। जैसे एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटी ले, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल्टा ई और अनसर्टेनिटी इन टाइम डेल्टा टी, ये इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 पाई के बराबर। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी और एंगल, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन एंगल, ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 पाई के बराबर होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखना चाहें तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर यह पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है बहुत ही छोटा होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कर दिए तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो होगी वो कितनी होगी, जो न्यूक्लियस का डायमीटर है, और उस न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी लें तो जो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो जाती है, डेल्टा वी। देखिए, हमने अभी देखा डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 पाई m के बराबर होता है। अगर ये न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर लें और इनकी वैल्यूज रख दिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा वी, ये लाइट की वेलोसिटी से अधिक हो जाएगा और किसी भी पार्टिकल के लिए लाइट की वेलोसिटी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है, अर्थात हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का वायलेशन होगा और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस देन इट्स वेलोसिटी will be greater than that of light, which is not possible। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कभी भी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर नहीं रखा जा सकता। अगला देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट, यदि जो है H की वैल्यू 0 हो, देखिए हम ये देखते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 पाई के बराबर है। यदि जो है H की वैल्यू, जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो कर दिया जाए तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वैल्यू 0 कर दिया, वैल्यू ऑफ H इज 0, देन डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट 0 हो गया।
इसका मतलब कि क्या डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जीरो है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक, या तो ये और या तो ये जीरो है, ये जीरो है और ये अनंत है, या ये जीरो है और ये अनंत है। ठीक है ना? दिस मीन्स आइदर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज जीरो। इफ डेल्टा पी इज जीरो देन डेल्टा एक्स इन्फिनिटी होगा एंड वाइसी वर्सा मीन्स इसका उल्टा, ये जीरो तो ये इन्फिनिटी, ये जीरो तो ये इन्फिनिटी होगा। ये रहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये रिलेटेड है किससे? ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए, एक रिलेशन हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई है ये। और एक हम यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई के दो रिलेशन पढ़ते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये एच अपान 4 पाई है कि एच अपान 2 पाई है। तो देखिए, इसमें 4 डिजिट है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 पाई होगा, यहाँ 3 है तो ये 2 पाई होगा। तो ये ध्यान देंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये किसका है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई रिप्रेजेंट करता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सेकंड। देखिए, इफ it is impossible to know simultaneously the position and momentum of electron and other very small particles। तो नेक्स्ट देखिए, अगला स्टेटमेंट है, it is impossible to know simultaneously, it is impossible to know simultaneously the position and momentum of a moving particle with absolute exactness at any instant। किसी गतिशील कण के स्थिति और संवेग का वास्तविक absolute परम निर्धारण किसी भी क्षण संभव नहीं है। ये किस नाम से जाना जाता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के व्यक्त किए गए हैं। अगला देखिए, Heisenberg uncertainty principle can be applied to, Heisenberg uncertainty principle can be applied on। अभी हमने बताया कि यह अनिश्चितता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स दैट पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आई। तो हम इनको नंगी आंख से बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये हमें दृश्य नहीं होते, हमें दिखते नहीं है, इनको हम देख नहीं सकते हैं। इनका जो डायमीटर होता है ये इस लेस देन लैम्डा अपान 2 के बराबर होता है। इन्हीं पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, इफ अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अनसर्टेनिटी यदि बराबर हो। देखिए, इनका कहना है एंगुलर मोमेंटम डेल्टा ओमेगा डेल्टा थीटा ये इक्वल टू या ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है ना? अब इनका कहना, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो, डेल्टा ओमेगा ये इक्वल टू हो डेल्टा थीटा के, तब ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? किसी एक का एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर कर ले, दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख दें। तो देखिए, डेल्टा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच अपान 4 पाई के,
या इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 रूट एच अपान पाई के। ये हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है? 1/2 रूट एच अपान पाई के, पहला ही विकल्प सही है। ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी एंगुलर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एच अपान पाई के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इज नॉट अप्लीकेबल टू। देखिए जो मास पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन पर अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन पर, पॉजिट्रॉन पर, लेकिन ये जो है फोटॉन पर अप्लाई नहीं होते हैं, बोसॉन्स पर ये अप्लाई नहीं होते हैं, तो फोटॉन पर ये अप्लाई नहीं होगा। यही सही विकल्प होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है uncertainty in momentum. If uncertainty in momentum is double, then uncertainty in position. ठीक है। यदि डेल्टा पी ये इक्वल टू होता है 2 इंटू डेल्टा एक्स के, ठीक है। पोजीशन की अनसर्टेनिटी का 2 टाइम्स है मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। ठीक है। इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डबल, then uncertainty in position, the uncertainty in position is equal to, तब डेल्टा एक्स इक्वल टू किसके होगा? देखिए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये इक्वल टू एच अपान 4 पाई के है। हम क्या करें, हमें किसमें पोजीशन की अनसर्टेनिटी पूछी गई है ना, तो हम मोमेंटम की जगह 2x रखते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू 2x, 2 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटू 2 डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4 पाई के। तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के। 2 को इधर कर दें तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और एच अपान 4 पाई के। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट एच अपान 2 पाई के। ठीक है। इसको बाहर ले जाएंगे, 2 ये 8 हो जाएगा, 8 तो 2 दूना 4 दूना 8, तो हाफ एच रूट एच अपान 2 पाई, हाफ रूट एच अपान 2 पाई, ये वाला विकल्प, सॉरी 2 पाई, इसमें 2 पाई नहीं है। अच्छा शायद लास्ट ऑफ इसके नीचे का विकल्प है ये वाला, हाफ रूट एच अपान 2 पाई। ये विकल्प डी जो है ये सही है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनका कहना है कि अनसर्टेनिटी, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू। अगर हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की अनसर्टेनिटी मेजर करें, डेल्टा एक्स हमें मेजर करना है, डेल्टा एक्स ये मेजर करना है, तो इनके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी ये इक्वल टू एच अपान 4 पाई के है। ये होता है, इनका कहना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू। अच्छा तो अनसर्टेनिटी ये वैल्यू दे रखे हैं, ये वैल्यू दे रखे हैं कितना? 2 इंटू 10⁻⁻17 और हमें पूछा गया है वेलोसिटी, ये हो जाएगा m डेल्टा v के और इक्वल टू h अपान 4 पाई के। अब डेल्टा v इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h अपान, इसको इधर कर दें
और इसको इधर कर दें तो 2 इंटू 10⁻⁻17 इंटू m इंटू 4 पाई के, ये सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2.1 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इसकी वैल्यू इतना दे रखे हैं, m डेल्टा v में m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, वेलोसिटी हमें पूछा गया है तो इसको इधर कर दें तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी हमें मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो देन अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी। अगर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की अनसर्टेनिटी जीरो है अर्थात डेल्टा एक्स अगर जीरो है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन और आज की क्लास दोनों समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को।